सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। रूलिंग बीजेपी में किस तरीके से और किस दिशा की ओर एक्शन चल रहा है, इस पर हम आज एक नए मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पे। मैं हूं अनुपम त्रिवेदी और मेरे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे दीपांकर भट्ट और सुनील नप्रभात। तीरथ जी, ये लोग जानना चाहेंगे कि जब सरगर्मी बढ़ी जुलाई में, यहाँ पर पूरा राजनीतिक एक नया पूरा सीन आया, नए मुख्यमंत्री आए पुष्कर सिंह धामी, फिर अब कहाँ चले गए? बहुत दिन तक दिखे नहीं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और साथ में मैं पूर्व मुख्यमंत्री सांसद भी हूँ। वर्तमान में मेरा जो दायित्व जिम्मेदारियाँ, और मैं यदि ये कहूँ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद और फिर मुख्यमंत्री से जब मैंने अपना इस्तीफा दिया, कुछ संवैधानिक जो संकट हमारे सामने थे उसके कारण तत्काल सांसद के रहते हुए मेरी मीटिंगें बैठे गए और इस्तीफा देने के 3 दिन के बाद ही मेरी संसदीय कमेटी का दौरा होना है और उस दौरे में सीधे मुझे जाना है। और मैं ये भी कहूँ कि जब संसद सत्र चल रहा था उस बीच मेरा बनना हुआ, और जब मैंने इस्तीफा तो तत्काल उसके बाद मैंने मेरा दौरा और साथ में फिर अपना संसद सत्र का रहना है। तो लगता है केंद्र में आप जानते हैं कि जब सत्र हाउस चलता है तो महीना 1.5 महीना ऐसा, और कोविड के कारण 20-25 दिन इस सामान्य, तो मुझे कहीं खाली रहने का मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला। अच्छा, जैसे आपने बताया आप लगातार दौरे कर रहे हैं, उत्तराखंड में आप मुख्यमंत्री भी रहे, 4 महीने 5 दिन का आपका ये कार्यकाल रहा, अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। लेकिन जो आपके पास जो चैलेंजेस आए, अब जिस तरीके की पार्टी के पास चैलेंजेस है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और उसके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य देश का, और देश सुरक्षित है तो आम जन सुरक्षित है, ये हम कल्पना करते हैं। तो पार्टी ने कहा भी है, मोदी कहते भी कि राष्ट्र पहले और पार्टी सेकेंडली, नेता बाद में, थर्ड में। अन्य पार्टियों में नेता आधारित पार्टियां ऐसा होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जिस तरह का पहले से लगातार काम, हर स्टेट में एक जैसा, एक रूपता, एक विचार और आम जन को विकास से जोड़ना, यह अपना है, तो वो निरंतरता बनी रहती है। संगठन के कारण, संगठन आधारित पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, बीजेपी को मैंडेट मिला था पिछले बार, 57 सीटें मिली थी और 3 चीफ मिनिस्टर यहाँ आए हैं, तो लोग तो इसे भी एक तरीके का बैड गवर्नेंस का उदाहरण आपकी विपक्षी पार्टियां देती है। इसको कैसे काउंटर कर रही है पार्टी? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का पिछला कार्यकाल और कांग्रेस का भी रहा और उसके बाद अभी भाजपा का 4.5 साल का कार्यकाल और केंद्र का 7.5 साल का कार्यकाल, अब का पिछला 5 साल का, कुल मिलाकर यदि देखें तो मैं सोचता हूँ कि देश के आज़ादी के बाद इतने विकास कार्य इतने कम समय में कभी हुए नहीं। ये जनता भी जानती है, आम जन जानता है, और कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन जनता जवाब देती है। सवाल धीरज जी वही है कि ये तो सब सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इसमें सेंटर इंटरेस्ट भी ले रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना किस तरीके से जो परफॉर्मेंस रहा है, चुनाव तो उस पर होते हैं विधानसभा के। देखिए, ठीक है अनुपम जी आपका कहना, लेकिन मैं यदि ये कहूँ कि केंद्र सरकार का बजट और फंडिंग और प्लानिंग, आखिर आपका नोडल एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होती है। यदि पिछले दशक में भी हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी थे और यहाँ कुछ हरीश रावत जी जो कांग्रेस सरकार थी, सड़कों की क्या हालत थी, यानी वो सड़कें आगे नहीं बढ़ी, कुछ भी काम आगे नहीं हुआ। केंद्र भरपूर बजट दे रहा था लेकिन स्टेट गवर्नमेंट समय पर प्लानिंग नहीं दे रही थी, एस्टिमेट बना के नहीं भेज रही थी, वहाँ वो फेलियर थी जिसके कारण काम रुका था। और वही काम
जब स्टेट में हमारी गवर्नमेंट आई तो जो कहते हैं 2 इंजन, वही दिखा कि आज सड़कों की स्थिति, सड़कें वो तभी की हैं, योजनाएं हैं, लेकिन उसको अब बढ़ाए, क्योंकि लैंड चेंज करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में, और वो लैंड तेजी से जब चेंज हुई है तो आज रोडें चकाचक हुई हैं। आज जहां देहरादून से दिल्ली हम लोग 6-7 घंटे में पहुंचते थे, आज हम 3.5 घंटे में पहुंचते हैं, मैंने खुद देखा है। तिरथ जी, जब आपको हटाया गया 4 महीने के कार्यकाल के बाद, ये संवैधानिक संकट था या कुछ और इशू था? क्योंकि संवैधानिक संकट होता तो वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए उसके बाद। देखिए, हम तो बाद में हुआ ये, लेकिन उससे पहले मैं यदि कहूँ तो 15-20 दिन पहले ही आपके चैनलों में, मीडिया में चर्चाएं शुरू हो गई थी, डिस्कशन हो गया था, और मेरे चुनाव उसको को तो पहले चिट्ठी आ गई थी, लेकिन हमको नहीं, ये हमने किया, और चर्चाएं डिस्कशन आप ही लोगों के डिबेट मीडिया में, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, ये चर्चाएं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े दिग्गज सारे एनालिसिस जो थे उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मैं कैसे कह दूं? तो संवैधानिक संकट स्पष्ट था कि जब बंगाल का चुनाव के बाद ये विषय आया, कोविड तेजी में था, मेरे यहाँ भी देखा, मैंने तो झेला है ना, तो कोविड तेजी में था। ये हुआ कि कोविड को देखते हुए भी 1 साल के अंदर, उससे कम समय जहाँ उपचुनाव रह गए पूरे देश के लिए, वहाँ नहीं हो पाएगा, और उसमें 164, 151 यह संवैधानिक ये धाराएं इस प्रकार का जब आया, वो स्पष्ट है उसमें, तो वो जब आया मेरे सामने हुआ रखा, तो चुनाव की से भी बात हुई, कोर्ट से बात हुई, लगा कि अब नहीं इस तरह हो सकता है। लेकिन ये तो ये शर्तें तो वेस्ट बंगाल के लिए भी रही। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो आज भी उत्तर प्रदेश में भी 3-4 तो मंत्री बेचारे हमारे चले गए, कई विधायक चले गए, वहाँ चुनाव हुआ क्या? नहीं हुआ। मेरे यहाँ 2 रिक्तियाँ खाली थी, पूरी तैयारी थी, केंद्र ओके किया था मुझे लड़ने, हम तो तैयार हो गए थे केंद्र, और छोड़ने के लिए पहली बार होगा कि कम से कम कुमाऊं से भी, यहाँ से भी विधायक कह रहे मेरे यहाँ से लड़ो, मेरे यहाँ से लड़ो, मैंने ऐसा सौभाग्य मुझे मिल रहा था। आपको लगता है कहीं चूक हुई, क्योंकि आपके पास महेश जीना सीट पे चुनाव लड़ने का एक मौका था? ये जरूर आपका कहना है, तो देखिए ये उस समय मुझे कहा केंद्र ने भी लड़ने, लेकिन मैं उस परिवार से 2 गए, स्वयं जीना गया, उसकी पत्नी गई, मैंने उस परिवार में दिल्ली में जाकर देखा भी है। मेरे मन में एक भाव था, मुझे जब कहते, मैंने कहा देखो मैं उस परिवार को देखा हूँ और मैंने उनको कह दिया है, मैंने यहाँ बैठक बुलाई थी, लेकिन मैं कह चुका हूँ, इसलिए उन्हीं को लड़ना चाहिए। दूसरा, मैं स्वयं में पॉजिटिव हो गया, जिस भी चुनाव था मैं पॉजिटिव हो गया 17 दिन इस तरह, नहीं तो केंद्र ने मुझे कहा था वहाँ के लड़ने, और बात के लिए भी उन्होंने कहा कहीं भी, लेकिन ये संवैधानिक संकट कारण मैं नहीं आया। ये जी आपने बड़ा खुलासा किया है कि आप सल्ट से उस वक्त इलेक्शन लड़ सकते थे, ये ऑप्शन आपके पास था, जिसको लेकर हमेशा एक इसमें एक धुन टाइप की छाई थी कि पार्टी ने क्यों नहीं लड़ाया, तो ये आपने कहा, तो ये यानी कि कहीं डिसीजन में कहीं कोई चूक हुई? नहीं, जो इसलिए मैं ये इस बात को स्पष्ट कर दूं कि तब तक ये कानून नहीं आया था, जो बाद में मैं बता रहा हूँ, ये कानून तब तक नहीं था, इसको लोग किसी को पता ही नहीं था। यदि ये कानून उस समय आया होता तो हम तो लड़े होते केंद्र इस पर, लेकिन ये कानून नहीं था। जो मैंने 164, 151 आपको एक्ट बताया, वो एक्ट उस समय नहीं आता, ये एक्ट तो बाद में आया, तो आपको जब बंगाल का चुनाव के बाद। इस बात का मलाल है, इस बात का मलाल है? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ, मुझे तो पार्टी ने जहाँ लगाया, जहाँ लगाती मैं वहाँ लगता हूँ। आपको मालूम ही है कि मुझे कैसे मिला, वो भी मुझे पता नहीं। जब गया मैं उससे मैंने उसको लिया और काम किया, तो वही काम पहले भी करता, वही अब भी कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कोई वो नहीं है। और जो काम पार्टी देती है उसको मैं बखूबी निभाने का काम करता हूँ। तो मुझे अपने केंद्र पूरा विश्वास, भरोसा और है कि उन्होंने यदि मुझ पे ये विश्वास किया बनाने, तो मैं कैसे कह दूं कि उन्होंने ये संवैधानिक संकट ने कहा, तो मुझे कोई मलाल नहीं। विधानसभा इन चुनाव में आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, सीधा है कि हम एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन साथ साथ में मैं सांसद भी हूँ और बड़ी जिम्मेदारियाँ रही हैं, तो निश्चित है कि मैं उस भाव से जनता के बीच जाऊँगा। और मेरा
जो केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरी 4.5 साल प्रदेश की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। सर, गढ़वाल में 41 सीटें विधानसभा की गढ़वाल मंडल में, और इस समय आप दोनों मुख्यमंत्री गढ़वाल से थे, दोनों हट गए। निशंक जी इस समय सेंटर में भी नहीं है और मिनिस्टर्स वहां से वो भी हटे, तो गढ़वाल में क्या वैक्यूम क्रिएट हुआ? इस वैक्यूम का नुकसान बीजेपी को तो नहीं होगा? देखिए, एक कहने वाली बात है, हमने विकास की बात की है, हम नीचे तक विकास ले जाना चाहते हैं, आम समुदाय के लिए, आम जन के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर गांव के लिए एक समान व्यवहार, एक समान काम, कार्य, विकास वो हम देना चाहते हैं। वो दिया है, मोदी जी ने किया है, तो उस आधार पे हम लोग जाएंगे। और जो ये कहा कि यहाँ वहाँ ये सब चीज़ें, मैं सोचता हूँ कि इस ओर न जा कर के सीधे विकास की ओर हम लोग जाएंगे और उस ओर हम बढ़ेंगे। सर, आप गढ़वाल के सांसद हैं और एक बड़ा मसला देवस्थानम बोर्ड का है, जो आपके बतौर मुख्यमंत्री आपके सामने भी आया। आप क्या मानते हैं, खत्म होना चाहिए, रहना चाहिए? बड़ा विवाद है उसको। देखिए, ये मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, मैं सांसद था, जब ये विषय आया तो मैंने तब भी कहा कि इस पे पुनर्विचार होना चाहिए, ये मैंने कहा। और मैं उस समय, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना तब भी मैंने कहा इस पे पुनर्विचार होगा, और ये मेरे मन में था। और जन भावनाओं को देखते हुए हम उसमें आगे बढ़ेंगे, उसी को देखते हुए मैंने उसको पुनर्विचार की बात की थी। तो अब पुष्कर जी ने उस पर एक समिति बनाई, जो हम चाहते थे, मिलकर के निर्णय हुए हैं, और उसमें यह है कि इसको कैसे हमको समाधान करना है वो हम करेंगे। लेकिन ये मुद्दा कहीं क्या पार्टी को नुकसान दे रहा है? मुझे लगता नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना कि इस पर हमारा अभी चल रहा है, पुनर्विचार की बात हम कर रहे हैं, कमेटी बन गई है, वो अपना जो भी कुछ समीक्षा और आदि उस पर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तो विषय ही नहीं है कि क्या करना, अभी तो उस पर मंथन चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, 2016 में कई कांग्रेस के समय जो विधायक थे वो बीजेपी में आए, यहाँ आके चुनाव जीते, मंत्री भी बने, आपकी सरकार में भी मंत्री रहे, उनमें से कुछ आप घर वापसी कर रहे हैं, इस पे आपका क्या बयान है? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बोलने का राइट, अधिकार है, और राजनीतिक पार्टियां, दल एक दूसरे स्वाभाविक की विषय बातें उठाते हैं, नहीं तो विरोध का भी होना जरूरी है, सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो आपने कहा कि ये आना जाना चुनावी दौर है, चुनाव में स्वाभाविक है कि जिनका कोई ज़्यादा विचार नहीं होता, केवल ये रहता है कि अपने आप में बने रहना, ये सब चीज़ें रहती हैं। स्वाभाविक है किसी का तो कोई वैचारिक होता है जो वो उसी डिक्शनरी को पढ़ करके और जनता के काम करके आगे चलते हैं। उनका एक लक्ष्य है, आए ना आए कोई मतलब नहीं, कुछ बने न बने, लेकिन मैं समाज के लिए खड़ा हूँ कहीं भी रहकर, ये है। कुछ का ये रहता है कि राजनीति में रह करके कहीं ना कहीं नाम मेरे सब चीज़ें दोहरे, तो अंतर है। और जब चुनाव आते हैं तो उसमें और ज़्यादा हो जाता है, तो स्वाभाविक है। तो इस तरह का तो ये अपना अपना सोच है, तो किस तरह का सोच लोग रखते हैं तो उस हिसाब से ये चलता है। तो यहाँ जाना वहाँ आना ये सब लगा रहता है, इसमें तो कोई। लेकिन मैंने पहले कहा कि इससे पार्टी अपनी विचारधारा, अपना मिशन, हमारा लक्ष्य, समाज, क्षेत्र, प्रदेश, देश, ये हमारा है, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तीरथ जी ये बताइए, क्योंकि आपका आरएसएस का बैकग्राउंड है, आपने कई साल संघ में आप सेवाएं दी हैं, फिर आप सक्रिय राजनीति में आए हैं। बीजेपी का जो एक जो धागा है जो उसको बहुत मजबूती से पकड़ा रहता था, वो है अनुशासन, जिसकी डोर में सब बंधे रहते थे। आपको लगता है कि ये सब घचड़ पचड़ होने के बाद से कहीं वो अनुशासन अब तार हुआ पार्टी में? अब कोई भी बयान दे रहा, आपकी पार्टी के लोग ही कहते हैं अब क्यों एक्शन नहीं होता, हम कुछ बोल देते तो एकदम एक्शन होता था। बात अनुपम जी बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं मानता हूँ जो आप कह रहे हैं। देखिए, मैं तो सीधी सपाट, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई हुई है और जो पाठशाला है वो यही रही है कि सीधा कहना, जो दिखता है और जिससे हम निकल के आए। भारतीय जनता पार्टी की पहचान अनुशासन, चरित्र निर्माण, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जिसको मैंने कहा कि पहले राष्ट्र सर्वोपरि है और फिर पार्टी, और पार्टी के बाद फिर नेता व्यक्ति है। इसके सामने कुछ नहीं है। और दलों में तो नेता आधारित पार्टी है, सत्ता
सब कुछ है। हमारे यहाँ सत्ता भी सब कुछ नहीं है। सत्ता है तो इसलिए है कि सत्ता नहीं होती तो अटल जी ने उत्तराखंड राज्य दिया जब सत्ता में आए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका साफ कहना है कि पार्टी को दूसरे दलों के लिए दरवाजे खोलने की कंडीशन में भी अपने समझौते नहीं करने चाहिए, अनुशासन को प्रायोरिटी रखना चाहिए। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ।